दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आता होगा कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं या जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल और कपट करके उनकी संपत्ति प्राप्त कर खुशी मनाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों का भविष्य में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो हो भला। दोस्तों, यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कभी सच होते हुए देखा है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, अच्छा या बुरा, वैसे ही हमारे साथ होता है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक बार महात्मा के शिष्य संकेत ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य। तब महात्मा कहते हैं, मतलब यही है कि तुम जो करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। और महात्मा ने कहा कि चलो, इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी राज्य में एक नवविवाहित शादीशुदा पति पत्नी रहते थे। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था। जिनका का काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना उनका काम था। राजेश को खिलौने बेचकर दिन भर काम करने के बाद 100-150 रुपए मिल जाते थे। उसमें से वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे रुपए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह राजेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब लता कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं। यह तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप पूरे दिन क्या करोगे। तब राजेश ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से क्या होगा। हमें और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है और अभी मिट्टी लाने के लिए साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब लता कहती है, साहूकार के पास क्यों, यही पास ले आओ। राजेश कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी से खिलौने चिकने और काफी अच्छे बनते हैं। उनके खेत की मिट्टी काली है। तब लता ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना। उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वह बाद में पैसे मांगने लगे। इतना सुनकर राजेश वहां से निकलने लगा। राजेश काफी भोला था, जिसका फायदा गांव वाले उठाते और उसे अपना काम करवा लेते। राजेश साहूकार के घर पहुंच गया। तब राजेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन मुनीम जी है। चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी राजेश से पूछता है, अरे यहाँ कैसे आना हुआ। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं ले लूं, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ से करवा लूं। वैसे भी सारे गांव का बोझ उठाते हुए घूमता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। मुनीम ने कहा, अरे राजेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। और हाँ, तुम पूछने आए ही हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी ना, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उसी कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लोगे तो तुम्हें वहां पर सूखी गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है,
आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूंगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। मुनीम ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और राजेश के वहां से जाते ही मुनीम सोचने लगता है। मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया। इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। राजेश साहूकार के खेत में एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और घर पर राजेश और उसकी पत्नी दोनों ने खिलौने अच्छी तरह से बना दिया। फिर खिलौने सूखने के बाद राजेश खिलौने को मेले में बेचकर घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई, जिससे वह बहुत खुश हो गया और लता को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, और वह भी बिना किसी पैसों के। कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही राजेश कुछ दिन वहां से मिट्टी लाता और उससे खिलौने बनाकर मेले में बेचकर आता। फिर एक दिन रोज की तरह वह सुबह होते ही राजेश कुएं की तरफ निकलता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर से लगभग 10-15 हाथ खोदता है। जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। राजेश ने उस घड़े को खोल कर देखा तो उसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं और सिक्के थे। राजेश एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूँ, बाद में सोचूंगा। राजेश पहले ही इतने सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जैसे तैसे उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है। आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लेकर आने में इतना समय लगता है और इतने समय से आपने सिर्फ एक हांडी मिट्टी ले आए हो? तब राजेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर गया और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब लता ने उसे पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? तब राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया, मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब लता पूछती है। तब राजेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर गया और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब लता ने उसे पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? तब राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया, मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब लता पूछती है। तब राजेश ने गुस्से से कहा, नहीं, यह तुम क्या कह रही हो? यह सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, तो इन पर हमारा हक नहीं है। लता कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते इन मोहरे को? राजेश कहता है, माना सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा, और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह सारा धन देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब यह कहां से आए? जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए हैं। अब ये कहां से आए हैं? जरा बता सकते हो? राजेश ने साहूकार जी से कहा, आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। साहूकार भी राजेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो यह कहां से आया? सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे राजेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी मान्यता कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके।
बस बाकी की सारी मुद्रा मेरे पति ने इस मुनीम को दे दिए थे और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, यह अपने पति के साथ है। दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारगर ना जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर मिले। अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं और सिपाही से कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत ही थे। कुछ दिन होने के बाद वह एक दिन अचानक मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ आ गया। राजेश सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहां आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को राजेश की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने राजेश को बुलाया और उसके ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। और कहा, यह सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा राजेश तुम रख लो। जब राजेश ने मना किया तब साहूकार कहते हैं, अरे यह तो तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिल गया। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। महात्मा ने संकेत से पूछा, संकेत, कुछ भी हो जाए हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य ही होगा। और हाँ, हर मनुष्य को राजेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। इस पर संकेत ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, संकेत, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो माइंड इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।